वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपकी मुलाकात कराने वाले हैं उन लोगों से जिन्होंने खिदमत हल्क का बेड़ा जिसे कहते हैं वो उठा रखा है, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी ये समझी है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ ख़ास लोग चुने होते हैं कि उन्होंने दुनिया पे लोगों की खिदमत करनी है। मुश्किल में उन लोगों का सहारा बनना है जिनका कोई सहारा नहीं होता। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला ने नवाजा है, बहुत सारे लोगों को अगर अल्लाह ताला ने नहीं नवाजा तो वो रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमात पेश कर देते हैं कि कुछ ऐसी जो फाउंडेशंस बनी हैं हम वहाँ जाके लोगों की हेल्प कर सकेंगे। उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हैं जो लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं। ऐसे में ही आज जो हम जिक्र करने वाले हैं जी, मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन का, जो कि खिदमत हल्क के जज्बे से सरशार है, गरीब आवाम के लिए, लाचार लोगों के लिए, दुखी इंसानियत के लिए अपनी खिदमात किस तरह से सरअंजाम दे रही है। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे जी। मौलाना एहतशामुल्लाह कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीईओ हैं जी मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन के। अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी आपका मुझे इनवाइट करने का, थैंक यू मौका सो देने मच। के इस बात का कि मैं यहाँ पे फाउंडेशन के जो है बारे में बयान कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। सबसे पहले तो आप लोग खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। इतनी मसरूफियात आजकल लोगों को जब कहें कि किसी के लिए कुछ कर दें तो लोग कहते हैं हम मसरूफ़ बहुत है, हमारी ज़िंदगी में हमारे पास वक्त नहीं है। बट दूसरों के लिए वक्त निकालना बहुत बड़ी बात है। मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन कब इसका क़याम अमल में लाया गया, मकसद क्या था बेसिकली? बुनियादी तौर पर तो अगर ऑफिशियली कहें तो मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन जो है ये 2019 में रजिस्टर्ड हुई, लेकिन अनऑफिशियल कहें तो मौलाना खुद फरमाते हैं कि मैंने 82 में एक काम करना शुरू किया और मैं गाँव में आया तो मुझे एक आदमी ने कहा कि मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है और मैंने उसको 5000 डोनेशन दी। ये मेरी पहली डोनेशन थी। कहते जब नेक्स्ट फिर अगले महीने गांव में आया तो वो 3 साल थे और इस तरह करते 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 ये सिलसिला इतना बड़ा कि 2019 तक एक काफ़िला बन चुका था और मौलाना ने 1 मैन आर्मी की तरह काम किया माशाल्लाह। और लेकिन फिर वो इतना बढ़ चुका था सिलसिला और हर फील्ड में इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि बाकायदा जो है एक इदारे की शक्ल देनी चाहिए और 2019 में बाकायदा फिर इसका जो है वो बुनियाद रखी गई और अभी बुनियाद रखी ही थी कि कोविड आ गया तो कोविड में डिलीवर करने का मौका मिला और वो सिलसिला चला आ गया, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल। फलाही खिदमात जो हैं इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जिनको तालीम की ज़रूरत होती है, बच्चियों की शादी करवाने की ज़रूरत होती है, बहुत सारे लोगों को अस्पतालों में इलाज मुआलजे की ज़रूरत, तो इसके क्या सेगमेंट बनाए गए हैं? अच्छा, ये एक बड़ी एक अहम बात है। आप सब भी जानते हैं कि आमतौर पर जितनी NGO हैं, फलाही इदारे हैं, वो किसी एक थीमेटिक एरिया में सर्व कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे बारे में हमें ये इशू था कि मौलाना तारिक जमील साहब, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि मौलाना गुज़िश्ता जो है 30-35 साल से तमाम एरियाज़ में, एजुकेशन में, हेल्थ में, कम्युनिटी सर्विसेज में सर्व कर रहे थे। तो हमने जब इदारा बनाया तो हमने उन तमाम एरियाज़ में जिसमें मौलाना ऑलरेडी सर्व कर रहे थे उनको एक सिस्टमेटिक किया। उसमें कोर जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हेल्थ एरिया जो है उसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, कम्युनिटी सर्विसेज हैं, आर्फन केयर प्रोग्राम है, तो इस तरह वाटर को लेकर भी जो है साफ़ पानी का प्रोजेक्ट है। तो तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर जो हम डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, 10 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें। ठीक है, तो पूरे पाकिस्तान में आपकी ये सर्विसेज आप जी आहिस्ता आहिस्ता लाज़मी बात है कि जब किसी एक पॉइंट से आपने शुरू करना होता है। 2019 में तो हमने जब शुरू करने लगे तो हमारे सामने यही था कि जो मौलाना तारिक जमील साहब की ज़िंदगी का जहाँ से आगाज़ हुआ हम वहीं से इसको मरकज़ बनाए। हमें अगरचे बहुत से लोगों की तरफ से, ये जो समझदार लोग हैं उनकी तरफ से ये था कि आप किसी बड़े शहर में आए, लेकिन हमारी सोच ये थी कि बड़े शहर की बजाय हम छोटे शहर से काम शुरू करें और छोटे शहरों में पहले सर्व करें कि बड़े शहरों में अल्लाह के फजल से कुछ ना कुछ NGOs फलाही इदारे काम कर रहे होते थे। इसलिए हमने तुलंबा से शुरू किया और जनूबी पंजाब में इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि हम 14 से ज़ायद शहरों में हमारा नेटवर्क जो है काम कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता डिज़ास्टर के अंदर तो आला वदा पाकिस्तान कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन जो प्रॉपर जो है आम हालात में हम जनूबी पंजाब से काम शुरू किया और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान। जी, तो मौलाना साहब आपने बताया कि किन किन सेगमेंट में किस तरह से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे तो एक बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की जो कि डिज़र्व करते हैं। नो डाउट मुखय्यर हजरात भी बहुत खुले दिल से आवाम की खिदमत करते हैं, बट स्टिल तो क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से ये देखा जाता है कि भाई फ़लाँ बंदा ज़रूरतमंद है तो इसके लिए कुछ करना है? इसके लिए पूरा एक प्रोग्राम डिपार्टमेंट बना हुआ है, बाकायदा एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन उसके पूरे का पूरा जो है कवायद ली जाते हैं। हर सिचुएशन टू सिचुएशन जो हमने उसको सहूलत देनी है, किस
जो है वो एप्लीकेशन किस प्रोजेक्ट के लिए दी जा रही है, उस एतबार से क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर एक राशन के लिए अगर कोई देता है कि मुझे मंथली राशन दिया जाए, तो इसके लिए जो हमारा क्राइटेरिया है वो ये है कि वो उसके घर में कोई कमाने वाला फ़र्द ना हो। ठीक है। हाँ जी, कोई कमाने वाला फ़र्द नहीं है, वो विडो है, कोई इस तरह के, यहाँ वो माजूर हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस सूरत में फिर जो है हम उनको राशन देते हैं। उसके लिए पूरा उनका एक फॉर्म फिल किया जाता है, फिर इन्वेस्टिगेशन वाला अलग डिपार्टमेंट है जिसको वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद वो अप्रूवल के मराहिल से दरख्वास्त गुजरती है। इसके बावजूद साथ साथ ये कोशिश होती है किसी विडो को अगर राशन दिया जा रहा है तो 2 साल में हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसने उसको इस काबिल बनाना है कि वो 2 साल बाद जो है वो अर्निंग हैंड हो, वो सिर्फ इसी राशन के ऊपर ना चलती रहे। तो इस तरह मुख्तलिफ हर सिचुएशन टू सिचुएशन, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जो है वो क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। और पर प्लस ये है कि अगर वो ज़कात के लिए अप्लाई कर रहा है तो फिर ज़कात का मुस्तहिक होना भी ज़रूरी है। ठीक हो गया। अपना घर एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है हर किसी का, तो जिन लोगों को घर दिए जाते हैं वो किस बुनियाद पर दिए जाते हैं? अच्छा, इसमें ना ये अपना घर बेसिकली प्रोजेक्ट का नाम है। इसके पीछे सोच भी ये थी कि बहुत सी विडो जिनको हम मंथली राशन दे रहे हैं, तो हमारे सामने केसेस आते आर्फन्स के, तो वो डोनर भी कहते हैं कि आप एक आर्फन केयर हाउस बनाएं। तो जब इसके ऊपर वर्किंग की तो हमें समझ आई कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग, इसमें कोई शक नहीं, जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो भी जिस शक्ल में खैर का काम कर रहा है वो काबिल सताइश है। तो उसमें हमें ये समझ आया कि हमें आर्फन का बाप तो पहले चला जाता है, और अगर हम कोई आर्फन केयर हाउस बनाते हैं तो माँ भी उसके गोया हमने ले ली। तो हम इस तरह को सेटअप बनाए कि बहुत सी ऐसी बच्चियाँ, बहुत सी ऐसी फीमेल्स जिनकी उम्र जो है 25 से 35 की ब्रैकेट में, 2 बच्चे 3 बच्चे, और वो अपने मुतलका है या जहाँ जो है विडो हैं, और वो वापस आज ना उनको मेका कबूल करता है ना ससुराल कबूल करता है, और अगर कोई उनको अपना खर्च करता भी है तो वो फिर उनको अपना गुलाम बना लेता है। तो उसमें हमारे सामने ये सिचुएशन थी कि हम बजाय इसके कि कोई आर्फन केयर हाउस बनाएं, हम एक कॉलोनी बनाएं जिसमें बच्चों को माँ समेत कबूल किया जाए, और उनको जो बाप की कमी तो लाजमी बात है पूरी नहीं कर सकते, लेकिन एक इदारा एक सरपरस्त के तौर पर उन बच्चों की तालीम और तरबियत का ख्याल करे, और उनकी तमाम नीड्स को उस टाउन में पूरा किया जाए। उसमें मस्जिद हो, उसमें स्कूल हो, उसमें जो है हाँ मकतब हो, उनके कमाने का जो है कैसे उनको खुद कफील कैसे बनाना है, और सोच ये है कि वो घर अलाट करेंगे, इतना उनको एम्पावर करेंगे कि वो वहाँ से अपना घर बना के निकलेंगे। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। ये आस डायग्नोस्टिक सेंटर क्या है? आस डायग्नोस्टिक सेंटर भी बेसिकली ये एक नीड बेस्ड प्रोजेक्ट है। जब हम हेल्थ में काम कर रहे थे और लोगों का, शुरू में लाजमी बात है कि किसी भी इदारे के पास इन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, तो हमने अच्छे इदारों के साथ MOU किए लोगों के ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए। तो उसमें हमें सामने ये बात आई कि सबसे जो बहुत बड़ा खर्च है वो तो डायग्नोसिस में है, डायग्नोसिस का है, और जो एक नीडी पर्सन है वो पहले स्टेप पर ही जो है वो स्टेप बैक कर जाता है कि वो उसके पास डायग्नोसिस के लिए ही पैसे नहीं है कि जाए कि, और वही जो छोटी छोटी बीमारियां हैं बर वक्त तशखीस ना होने की वजह से वो बड़ी बीमारियों का पेश खैमा बनती है। तो इसके पेश नज़र हमने 2022 के अंदर मौलाना तारिक मीर फाउंडेशन ने आस लैब की बुनियाद रखी, जो कि मियाँ चन्नू में शुरू किया गया, और अल्लाह का शुक्र है इसका दीगर जो है लैब्स की जो अच्छी हमारी लैब्स हैं उनसे 80% इसके आम आदमी के लिए चार्जेस कम है। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी बनाई गई, और जो डिज़र्विंग है उनके लिए बिल्कुल FOC है, और ये इसमें डायग्नोस्टिक की भी तमाम सहूलियात है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, और पैथोलॉजी CT स्कैन वगैरह, और अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है, OPG एक्सरे, और प्लस जितने भी ब्लड टेस्ट हैं वो भी हो रहे हैं। और इस वक्त 14 शहरों के अंदर, जनूबी पंजाब के बहावलपुर, साहिवाल, जिचावतनी, इवन सरगोदा अब जंग में बनाने जा रहे हैं। तो हाँ जी, वो उसके जो है अल्लाह का शुक्र है कलेक्शन सेंटर चल रहे हैं, और दुराना की बुनियाद पर एवरेज 1500 पेशेंट उसमें फैसिलिटेट हो रहे हैं। ठीक है, ये तो सेहत के मैदान में जो खिदमात हैं, और मेरे ख्याल से ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है कि आपको इनिशियली इस तरह से लैब्स बनाई गई ताकि जो लोग आजकल टेस्ट, आप 2-3 टेस्ट कराने चले जाएं तो 10-15 हज़ार रुपये, तो लोगों के लिए यहाँ से सबसे ज़्यादा बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बड़ी आसानी ये पैदा की गई है। ड्रीम स्कूल प्रोजेक्ट क्या है? जी, ड्रीम स्कूल भी बेसिकली आपको पता है कि पाकिस्तान के 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। जी जी। तो ये बेसिकली उनके लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया, नॉन गोइंग स्कूल बच्चों को स्कूल की तरफ राग़िब किया जाए। कम बजट में एक कमरे का स्कूल बनाया जाए जिसमें 5 साल के अंदर 4 साल में बच्चों को प्राइमरी करवाई जाए, और उनकी जो है टीचर्स का जो है वो बुनियादी ज़रूरियात भी उनकी पूरी की जाए। तो अल्लाह का शुक्र है इस वक्त हमारे
तकरीबन 15 के करीब स्कूल खुल चुके हैं। पूरा एक सिस्टम है जिसमें लेसन प्लानिंग एक ही वक्त में, टीचर्स की तरबियत का निज़ाम, और हमारा इसके पीछे विजन जो है, मैं अक्सर उन स्कूलों का खुद विज़िट करता हूँ और बच्चों से पूछता हूँ कि आपने बड़े होकर क्या बनना है। तो मैं सिर्फ एक छोटा सा वाक़या बताऊँगा कि एक स्कूल में मैं गया तो एक बच्चा जो कि चौथे पाँचवें दिन स्कूल में आया होगा और उसकी उम्र जो है वो 7-8 साल होगी, पहली दफ़ा उस स्कूल में आया। तो मैंने पूछा बेटा बड़े होकर क्या बनना है, पंजाबी में पूछा बड़े होकर की बनना है, तो कहते जी डॉक्टर बन सा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि बच्चा पहले दिन स्कूल आया, ख्वाब तो हर एक ही होते हैं। बेशक बेशक। तो मैंने कहा कि आप डॉक्टर क्या करता है, कहने लगा दवाइयाँ देता है। तो वो भी उसको क्लैरिटी थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि इन लोगों को सर्व करने का मौका मिल रहा है और वहाँ पे विजन ये दे रहे हैं कि हर बच्चे को ये बताते हैं आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन सबसे पहले हमें अच्छा इंसान बने। बेशक बेशक। हमारे माशरे को अच्छे इंसान की बहुत ज़रूरत है। अच्छा इंसान कौन होता है? जो दूसरों का ख्याल रखे। बेशक ऐसे ही, जो अपनी ज़ात के खौल से बाहर निकल के जिए। बेशक बेशक। मौलाना तारिक जमील वोकेशनल सेंटर, यहाँ पर किन ख़वातीन को मौका दिया जाता है और किस तरह से उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है? कसब वोकेशनल सेंटर है जो कि मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन के अंडर चल रहा है। ये बुनियादी तौर पर जब विडोज़ को हम राशन देते थे तो उसमें उनको कैसे अर्निंग हैंड बनाया जाए, इसमें ये सिर्फ वोकेशन यानी कि आप टेक्निकलिटी सिखाई नहीं जाती, बल्कि सिखाने के बाद उनको जो है काम भी लेकर दिया जाता है। इंडस्ट्री और एक ले मैन के दरमियान मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन पुल ब्रिज का रोल प्ले कर रही है। हम फुटबॉल इंडस्ट्री से रब्ता किया, अनस्टिच फुटबॉल लेते हैं, ख़वातीन को सिखाया और वो फुटबॉल सीखती हैं। और इसी तरह जो है एक ब्रांड के साथ मोटिव्स एक ब्रांड है, उन्होंने हमारे से बड़ा कोऑपरेट किया, हमें जो कि मशीनें दी, वो अपने जो कपड़े हैं वो हमारे पास बेचते हैं, अनसिले कपड़े, और हम वहाँ पे सिलाई करवाते हैं। तो इस तरह बहुत सी ख़वातीन जो हैं जो कि हमसे राशन लेती थी वो अर्निंग हैंड हो चुकी है। ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त। सो साफ़ पानी प्रोजेक्ट, इसके तहत क्या काम लाजमी बात है, आपको सामने सूरत हाल है कि पाकिस्तान में तो इस कदर ज़रूरत है, जिस तरफ जाते हैं तो लगता है कि इंतहाई ज़रूरत है, यही सबसे अहम प्रोजेक्ट है। तो आपको पता है हेपेटाइटिस सी की बहुत बड़ी वजह जो है साफ़ पानी का ना होना है। तो इसके सिलसिले में, और साफ़ पानी तो दरकिनार, तो पानी की सहूलत आप इलाकों में निकलें। अल्लाह का शुक्र है कि हम जो है ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जहाँ पे सहूलियात किसी न किसी दर्जे में मौजूद हैं। लोगों के घरों में पानी पीने की सहूलत नहीं है, तो उसके तहत हैंडपम्प लगाना, कम्युनिटी हैंडपम्प लगाना और साथ साथ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, ही ऑल ओवर द पाकिस्तान हमें जब भी हमारे पास फंड अवेलेबल होते हैं तो हम ये करते हैं कि उसका एक पूरा और प्रॉपर फिर उसको मेनटेन रखना। फिल्ट्रेशन प्लांट लग जाते हैं, आरओ प्लांट लग जाते हैं, लेकिन अलमिया अगर भूल जाते हैं ना लोग लगाते वो, हाँ, लगाने के बाद उसको मेंटेन नहीं किया जाता। तो प्रॉपर हमारा एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है जो कि उनका TDS लेवल वक्तन फ़क्तन चेक करना, उनकी सफाई का फ़िल्टर चेंज करना, ताकि लोगों को मुस्तकिल साफ़ पानी मुहैया किया जा सके। तो मौलाना साहब इतने ज़बरदस्त काम सर अंजाम दे रहे हैं, तो वो लोग जो कि इस कार्य खैर में हिस्सा डालते हैं, मुखय्यर हजरात ऑब्वियसली, तो वो कैसे आपकी टीम का हिस्सा बनते हैं? अगर कोई हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से आपकी टीम में शामिल होना चाह रहा है और मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन को अतियात देना चाह रहे, तो किस तरह से दिए जा सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि अकाउंट नंबर भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। MTJ फाउंडेशन जो है ये के नाम से जो है वेबसाइट भी मौजूद है, वेबसाइट पे जाकर डोनेट कर सकते हैं। हर जितने भी जायज़ कैश है तो अगर उसका डोनेशन सेगमेंट में चले जाएँ, मीज़ान बैंक ऐप्स के डोनेशन सेगमेंट में चले जाएँ तो वहाँ भी मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन मौजूद है। MTJfoundation.org की है, वहाँ जाके भी आप एक डोनेट कर सकते हैं। तो इस तरह तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है हमारे अकाउंट्स मौजूद हैं MTJ फाउंडेशन के नाम से, और वहाँ जाके आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सही। देखने वालों के लिए मैसेज क्या होगा आपका? देखने वालों के यही मैसेज है कि हम अपनी ज़ात, मुझे लगता है कि अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया है अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। हम कोशिश करें किसी न किसी के काम आए। जब हम किसी के काम आते हैं ना, तो मैं ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ आपको, तो फिर अल्लाह हमारे काम करता है। बेशक, हमारे काम फिर जिम्मेदारी जो है वो अल्लाह ताला ले लेता है कि हम, अल्लाह ताला हमारे काम सवारते चले जाएंगे और हमें मुंतखब किसी और के लिए कर लिया। अगर आप ये जज्बा रख लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितनी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। थैंक यू सो मच मौलाना साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वी रियली होप कि हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से बहुत सारे लोग आपसे रब्ता करें और इस कार्य खैर का हिस्सा बने। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।